हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, खुशामदीद। आप सभी का चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत ही खूबसूरत त्योहार। और आपको भी सर कृष्ण कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपने ज्वाइन किया। धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत, आपके सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्ते, सलाम, राम थैंक यू। राम, आदाब, सत श्री अकाल, वनक्कम, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया सर, आज इतने मसरूफ वक्त में से आपने हमें वक्त दिया है। और जैसे कि आज फेस्टिवल भी है और भारत के अंदर एक बहस भी छिड़ चुकी है भारत और इंडिया नाम को लेकर। तो मैं इस पर आपके ख्यालात जानना चाहती थी। आप इस बारे में कुछ बताएं कि ये क्या कंट्रोवर्सी आ गई है और इस पर बहुत सारी बातें आ रही हैं। हालांकि ऐसा जब हम देख रहे थे गवर्नमेंट की तरफ से और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसको एक कंट्रोवर्सी की तरह बनाया जा रहा है। सर, आप उस पर क्या कहेंगे? देखिए यास्मीन जी, कंट्रोवर्सी कुछ नहीं है, लेकिन इशू तो है। देयर इज अ हाँ। डिफरेंस। कंट्रोवर्सी हो वो एक अलग चीज है, लेकिन इशू तो है। देयर इज अ मेरिट इन दिस डिबेट कि ये क्या है। हाँ। अब मैं आपको सिंपल सा ना, आप अगर गूगल पे अभी सर्च मार लें और डालें जर्मनी का पासपोर्ट, तो उसका सैंपल आ जाएगा आपको। उसके पासपोर्ट पे लिखा होगा जर्मन में बुंडेस्टाग टाग डॉइचलैंड, ठीक है। लेकिन वो जब जर्मन बंदा इंडिया में आएगा, वो इंडियन पासपोर्ट अथॉरिटी से इमिग्रेशन पे बात कर रहा होगा, तो वो उनसे इंग्लिश में बात करेगा और कहेगा कि आई एम जर्मन, दिस इज माई पासपोर्ट। उसकी पासपोर्ट पे लिखा है डॉइचलैंड और वो आपसे अंग्रेजी में बोला है आई एम जर्मन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जर्मनी को दो भाषाओं में, जर्मनी के अलग अलग भाषाओं में कई नाम है, ठीक है ना। जैसे हम्म। अंग्रेज जर्मनी को बोलते हैं जर्मन, जो जर्मन खुद हैं वो अपने को डॉइच बोलते हैं, ठीक है ना, डॉइचलैंड। और जो फ्रेंच हैं उनको अल्मान्य बोलते हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से सेम लॉजिक, कोई डिफरेंस नहीं है। भारत को भारत के लोग भारत बोलते हैं, हम्म। भारत को अंग्रेज या यूरोप इंडिया बोलता है, इंडिया बोलता है। फ्रेंच लोग आपको लैंड बोलते हैं, जर्मन आपको इंडियन बोलते हैं, ग्रीक्स आपको इंडिका बोलते हैं। इस टाइप से सब उसी लैंग्वेज में। तुर्की आपको हिंदुस्तान, अरबी आपको फारसी आपको हिंदुस्तान बोलते हैं। सो हम्म। बट पॉइंट ये कि हम क्या बोलते हैं अपने आप को, ये बहुत बड़ा इशू है। आपको मैं बताऊं, मैं एक आर्टिकल लिख रहा था, वो छपा भी बाद में, प्रेस्टीजियस जर्नल में छपा। तो मैं ये सोच रहा था कि यार ये टेरिटरी इंडिया है, ये कैसे पता था? और किसने बताया कि ये स्टेट, क्या कोई ज्योग्राफिकल डेफिनेशन इंडिया की है? तो मैंने जब सर्च मारा तो यास्मीन जी, इंडियन ज्योग्राफी की डेफिनेशन मिल गई मुझे। आपको मैं ऐसे 4 डेफिनेशन पढ़ के सुना सकता हूँ, लेकिन आपके लिए मैं एक छोटे से, चूंकि बड़ा हिस्टोरियन है माउंट स्टीवर्ट, उनका नाम है माउंट स्टीवर्ट एल्फिंस्टन, ठीक है ना। बहुत बड़े हिस्टोरियन है, आप अगर सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ब्रिटिश थे। वो कहते हैं, और ये किताब उन्होंने लिखी थी 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी, यानी 1800 से लेकर के 1900 के बीच में, यानी 1860-65 की किताब है ये। तो 1860-65 में वो लिख रहे हैं, इंडिया इज बाउंडेड बाय द हिमालयन माउंटेन्स, द रिवर इंडस एंड द सी। द लेंथ फ्रॉम कश्मीर टू केप कॉमरिन इज अबाउट 1900 miles, British miles, and its breadth from the mouth of Indus to the mountains east of the Brahmaputra is considerably upwards 1500 miles. आप अगर इस डेफिनेशन की कंपैरिजन कीजिए जो हमारा विष्णु पुराण में है, उत्तरम यत्स समुद्रस्य हिमाद्रशैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। इसका मतलब यह है कि द कंट्री दैट लाइज नॉर्थ ऑफ द ओशन एंड साउथ ऑफ द हिमालय इज कॉल्ड इंडिया, एंड देयर ड्वेल द डिसेंडेंट्स ऑफ भारत। भारत का भी डेफिनेशन आपको, अगर आप एक और डेफिनेशन देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। यजुर्वेद में मिलता है आपको, ऋषभो मरुदेवशाद ऋषभात भरतो भवेत, भरताद भारतम वर्ष, भरतात सुमस्ति सुमस्ति सत्वभूत। इसका मतलब हुआ कि ऋषभ वॉज बॉर्न टू मरुदेवी, ठीक है ना। भरत वॉज बॉर्न टू ऋषभ, एंड भारतवर्ष केम फ्रॉम द भारत। तो यानी कि भारत जो है, उनके पिता जो ऋषभ देव की जो औलाद हुई, यानी जैन बहुत बड़े, आपको पता है, वो हैं ऋषभ देव तीर्थंकर। तो उनके नाम पे ये इस देश का नाम भारत पड़ा। आप जानती हैं, आप शायद नहीं जानती हो, लेकिन हमारे यहाँ जब पूजा पाठ कोई होता है, कोई कर्मकांड के लिए जब पूजा पाठ करवाया जाता है,
तो उसमें ना आपका वो बकायदा बोलते हैं जम्बू द्वीप पे आर्यवर्त से भारत खंडे इस इलाके के इस जगह पे ये पूजा हो रही है, बकायदा पंडित जी बोलते हैं। तो पॉइंट ये है कि हम अब जब अच्छा मैं ये जो बता दूं कि मैंने जब इंडिया की डेफिनेशन ढूंढी ना यास्मीन तो मुझे मिल गई। अब उसके बाद मैंने कहा यार ये तो यार बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं ब्रिटिशर्स, अंग्रेजी में डिफाइन कर दिया भारत की टेरिटरी। मगर मैं परेशान था कि ब्रिटिशर्स को कैसे पता चला कि कश्मीर भी इंडिया है, केप कोमरिन भी इंडिया है, और ये इंडस रिवर भी इंडिया है, और ये सब इलाका इंडिया, ये ब्रिटिशर्स को कैसे पता चल गया? वो तो लोकल भाषा भी नहीं जान पाते। तो मेरे मन में मैं बड़ा हुआ, मैंने कहा यार ये कैसे हुआ? उस समय कॉलोनाइजेशन भी ये 1865-69 में लिखी गई, कॉलोनाइजेशन भी नहीं हुआ था क्योंकि 1857 में तो प्रोक्लेमेशन हुआ था और आजादी की लड़ाई हो गई थी। तो फिर मैंने शुरू किया, और ये सब में प्रिंसली स्टेट और ये सब आ चुके हैं, ब्रिटिश इंडिया भी आ गया, प्रिंसली स्टेट आ गया, डेफिनेशन में सब आ गए। फिर मैं बड़ा परेशान हुआ, मैंने कहा यार ये देखो ब्रिटिशर इसीलिए गोरे इतने इंटेलिजेंट होते हैं। मैंने कहा जरा इंडियन हमारे लोगों ने भी कुछ लिखा हो। तो मैंने सर्च किया गूगल में, डेफिनेशन ऑफ इंडिया इन संस्कृत, जीरो रिजल्ट। डेफिनेशन ऑफ इंडिया इन तेलुगु, जीरो रिजल्ट। इन तमिल, जीरो रिजल्ट। कुछ नहीं मिल रहा था मुझे। 6 महीने तक मैं परेशान रहा। मैंने कहा यार ये है गोरे, देखो फिजिकल डेफिनेशन दे दिए। अच्छा मैं 6 महीने बाद मैं ना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था, मेरे दिमाग में आया, वो लिखा होता इंडिया दैट इज भारत शैल बी, मुझे पता था ये डेफिनेशन। मैंने कहा यार एक बात बताओ, हमारे लोग खुद को इंडिया तो जानते नहीं होंगे क्योंकि इंडिया तो बाहर के लोग बोल रहे थे, वो तो उस भाषा को नहीं जानते हैं। तो मैंने जस्ट फॉर अ क्यूरियोसिटी डाला डेफिनेशन ऑफ भारत इन संस्कृत। मेरे पास इतने रिजल्ट आए कि मैं आपको बता नहीं सकता। पॉइंट ये है कि आप खुद को जो है, जो आप खुद को जो 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 तरीके से जिस शब्द से बुलाती है वो भारत है। तो आपस के लिए तो आप भारत कहिए ना, ये तो बिल्कुल सही बात है। हमारे यहाँ देखिए वो कहते हैं आप कौन? हम इंडियन है, फिल्मों में भी दिखाता है हम इंडियन है, इंडियन आर्मी, इंडियन फोर्स। अरे भाई क्यों? आप बाहर जाएं अपने आप को इंडियन कहें, कोई बुराई नहीं है, मगर आप अपने देश में रहकर खुद को इंडियन कह रहे हो, दैट इज भाई क्यों? इंडस रिवर की ऐसी क्या खास बात है भाई? इंडस रिवर की क्या खास बात है? वो इंडिया का वेस्टर्न पॉइंट को सिर्फ दिखाती है, ना तो इंडिया के सदर्न टिप को दिखाती है, ना तो नॉर्थ को दिखाता है। वो तो बाकी हमारी जो रिवर है, गंगा हो गई, जमुना हो गई, महानदी हो गई, जो साउथ इंडिया में रिवर्स है, उनकी क्या गलती है बेचारों की कि उनसे हम अपना आइडेंटिटी नहीं डिराइव कर रहे हैं? इंडस रिवर की इतनी बड़ी महानता क्या हो गई? उनके लिए है क्योंकि वो इंडस के बाहर की इस तरफ की जो सिविलाइजेशन देखते थे उसको वो इंडस कहते थे। उसी इंडस से जो उसको अरबी में या फारसी में बोलेंगी तो वो हिंद बन जाता है, और वो हिंद से फिर वो हिंदुस्तान बन जाता है। तो पॉइंट मेरे कहने का सिंपल है कि हमारी भाषा में हम भारतीय हैं और हमें वो यूज करना चाहिए, और हमें हमारे पासपोर्ट पे बिल्कुल रिपब्लिक ऑफ भारत लिखा होना चाहिए। और हम जब विदेश में जाए तो वो देखेंगे रिपब्लिक ऑफ भारत लिखा हुआ, लेकिन वो हमको बोलेंगे कि भाई आप कौन है, तो हम उनसे बोलेंगे वी आर एन इंडियन फॉर फॉरेनर्स। मगर अब मैं और यास्मीन जी से बात करूं, यास्मीन जी मुझसे बोले सर आई एम एन इंडियन, मैं बोलूं यास्मीन जी मैं इंडियन हूं, तो ये बेवकूफी है, बिकॉज वी आर भारतीय। और ये बहुत सी प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाएगा। प्रॉब्लम ये जो हमारे यहाँ होती है ना कि हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू है, रिलीजन कार्ड आ जाता है, ये सब आ जाता है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर आप भारत वर्ल्ड को प्रमोट करें। क्योंकि भारत तो में रहने वाला ऋषभ से अपने आप को कनेक्ट करेगा, उसका पूर्वज ऋषभ हो जाएंगे, मरुदेवी हो जाएंगी, वो उसके, चूंकि ये तो वहां से शुरू हुआ, भारत इनका नाम पड़ा, उसके पहले भी जो राजा रहे होंगे तो उसका नाम तो कुछ रहा होगा ना, तो लोग कनेक्ट कर पाएंगे अपने जमीन से। दैट्स व्हाट इज दिस प्रॉब्लम। तो आई थिंक वी शुड कॉल आवरसेल्व्स भारत इंडिविजुअल, इंटरनली। बिल्कुल। सर मैंने इसलिए शुरुआत में जो ज़िक्र किया, आपने कहा ये इश्यू है, लेकिन इसको कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि हमने पाकिस्तान का भी देखा है कि खबरें आ रही हैं निकल कर के, अब क्या वो यूएन में क्लेम करेगा? जब तुर्की बना था तब तो पाकिस्तान ने उसको क्लेम नहीं किया, लेकिन भारत से कुछ भी जुड़ा हुआ होता है तो इस तरह की खबरें आने लगती हैं। दूसरा ये कि जैसे आपने पूरी जो बात बताई है, ये कल्चरल रूट हमारे आपने बताया है कि बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट प्रायोरिटी, कि आप इंडिया ना कहकर भारत, उसको तरजीह दें। तो वहां पर एक सवाल ये भी खड़ा हो जाता है, जैसे मैं देख रही थी कि 2015 में एक मिनट, मैं इसमें देख रही थी कि 2015 में जब आरटीआई के जरिए ये पूछा जाता है भारत और इंडिया, तो फिर गवर्नमेंट ने कहा था सुप्रीम कोर्ट में नो नीड टू चेंज नेम, तब ये बात हुई थी। और ऐसे हमारे अपोजिशन के भी काफी सारे लीडर्स हैं जो पहले भारत को तरजीह देने पर बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट होने लगती है कि ये क्या होने लगा। दूसरा ये मेक इन इंडिया, तो फिर मेक इन भारत क्यों नहीं? डिजिटल इंडिया तो डिजिटल भारत क्यों नहीं? तो ये टाइमिंग को लेकर बड़ा एक वो चल रहा है कि ये एक पॉलिटिकल मूव है, क्या है? टाइमिंग को लेकर बहुत क्वेश्चन हो रहे हैं, और पड़ोसी जो है वो इसको कंट्रोवर्सी बनाएंगे, तुर्की को क्लेम नहीं करेंगे, लेकिन जहां इंडिया की बात आ जाए तो जल्दी से बातें आने लगती हैं, वहां से वहां का मीडिया को उछलने लगता है। जी
नहीं देखिए, तुर्की में इसलिए था क्योंकि तुर्की जो था, ये टर्क ट्राइब है, सेंट्रल एशियन के अपने आप को तुर्की कहते हैं। और टर्की जो है वो अंग्रेज है, वो थैंक्स गिविंग पे एक बहुत बड़ा पक्षी होता है, उसको मार के खाते हैं, वो उसको टर्की कहते हैं। तो वो उनका मजाक उड़ाया जाता था, और तो वो उस वजह से वो उसका नाम तुर्की करना चाहते थे। वो भी वही कह रहे हैं, देवर ऑल्सो गोइंग टू, कि हमारी सेंट्रल एशियन भाषाएं जो हैं, कजाक हो गई, उज्बेक हो गया, किर्गिज हो गया, इसमें हम तुर्की कहे जाते हैं। तो उन्होंने कहा ये तो टर्की साला हमारा इंग्लिश नाम है। दे डिड द सेम थिंग व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। उन्होंने कहा कि अपनी भाषा में तुर्क जो है, जैसे तुर्क यूरोप से नहीं बिलोंग करते ना, तुर्क तो सेंट्रल एशियन है। उसी तरीके जैसे हम भारतीय हैं, भारतीय का मतलब पंजाबी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, उड़िया, ये सारे भारतीय है ना। उसी तरीके से जब आप तुर्क कहती हैं तो तुर्क का मतलब हो गया किर्गिज, तुर्क का मतलब हो गया सेंट्रल एशियन, दागिस्तानी, यूजबेकिस्तानी, ऐसे कई क्लैन है, कजाकिस्तानी, ये सारे तुर्क्स हैं, ठीक है ना। आपका ये जिंगजियांग प्रोविंस में ये जो मुस्लिम बेचारे हमारे, वो क्या नाम है, उगुएर, वो भी तुर्क्स हैं, दे आर ऑल तुर्क्स। तो हालांकि उगुएर अपने आप को थोड़ा सा डिफरेंस मानते हैं, बट मतलब उसी लार्जर ट्राइब जो है, या लार्जर ह्यूमन के जो आइडेंटिटी टर्क्स है, उसी फैमिली के पार्ट है वो। तो वो भी अपने आप को यही करें कि टर्की मत कहो, क्योंकि टर्की से वो बड़ा मजाक उड़ जाता है। हमारे यहाँ भी यही बात। रही बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान ने ये कोशिश की थी 1948 से, ईयर इधर उधर हो सकता है, बट व्हेन आई वाज डूइंग अ रिसर्च, जब इंडिया और भारत, जब भारत डिवाइड हुआ तो पाकिस्तान बना। तो यूएन चार्टर अगर आप पढ़ेंगी तो यूएन चार्टर के आर्टिकल 4 और 5 में है मेंबरशिप, कि यूएन का मेंबरशिप कौन लेगा। तो यूएन का मेंबरशिप जो ओरिजिनल मेंबर है, और एक है जो मेंबर बाद में यूनाइटेड नेशन के बनने के बाद में यूनाइटेड नेशन को एक्सीड किए। जैसे जर्मनी यूनाइटेड नेशन का ओरिजिनल मेंबर नहीं है, वो तो उस समय एक्सिस नेशन था, उसी के अगेंस्ट में यूनाइटेड नेशन की लड़ाई हुई थी। यूनाइटेड नेशंस का नाम जो बाद में यूनाइटेड नेशन का चार्टर बना, वो तो था वो नेशन जो जर्मनी और जापान और इसके एक्सिस के अलायंस के जो लड़ रहे थे, उनको यूनाइटेड नेशन कहा गया। तो इंडिया अच्छा, आप देखिए 1945, 10 अक्टूबर 1945 को यूएन चार्टर फोर्स में आया। इंडिया आजाद हुआ है 15 अगस्त 1947 को। 2 साल पहले ही हमने ट्रीटी साइन कर दी थी। अब ये एक इंटरनेशनल लॉ का बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप आर्टिकल 1 यूएन ट्रीटी पढ़ें, आर्टिकल 2 में डेफिनेशन पढ़ें अगर लॉ ऑफ ट्रीटी में, वियना कन्वेंशन लॉ ऑफ ट्रीटी 1969 में, तो उसमें साफ साफ कहा गया कि ट्रीटी कैन ओनली बी साइन बाय अ स्टेट। नॉन स्टेट जो है वो ट्रीटी साइन नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन ये कि इंडिया तो कॉलोनी था, स्टेट था नहीं, तो 1945 में ट्रीटी कैसे साइन कर लिया। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, उसके ऊपर मेरी आर्टिकल है, बट देन दैट्स एकेडमिक डिबेट, यहाँ उसको उठाने की जरूरत नहीं है, आपके दर्शक उसको नहीं समझेंगे। तो 1945 में हमने टीटी साइन किया हुआ था। जब ये 1947 में हम टूट गए, तो अब पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन का मेंबर नहीं रहा। तो पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, हम टीटी नहीं साइन करेंगे, हम तो ओरिजिनल मेंबर हैं, क्योंकि हम तो इंडिया से अलग हुए हैं, तो हम भी टीटी के मेंबर ओरिजिनल है। तो ये बात जनरल असेंबली गई कि भाई पाकिस्तान साइन नहीं करना चाह रहा, वो कह रहा है हम वो ओरिजिनल मेंबर स्टेटस क्लेम कर रहा है। तो ये उस पर कमिटी बैठी जूरिस्ट की। तो जूरिस्ट ने लॉ ऑफ ट्रीटी, सक्सेशन ऑफ ट्रीटी का अप्लाई करते हुए उन्होंने कहा कि भाई इंडिया का डिवीजन हुआ, एक इंडिया, एक जो रेमिनेंट टेरिटरी बची वो अपने आप को अभी भी इंडिया कह रही है, भारत कह रही है। और पाकिस्तान जब उससे अलग हो चुका है, तो पाकिस्तान का भारत से कोई लेना देना नहीं है, इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान को न्यू मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। तो नहीं, उनको नई मेंबरशिप लेनी पड़ी, वो ओरिजिनल मेंबर नहीं माने हैं, बन पाए। तो सेम थिंग वो क्लेम करते रहे, उससे कोई फर्क थोड़े पड़ना, वो इंडिया जो भी क्लेम करते रहे। हालांकि एक ट्रीटी था, कोई साउथ इंडिया इंडेक्स ट्वीट था, कोई साउथ इंडिया इंडेक्स वालों ने की थी। पाकिस्तान अपने आप को इंडिया कभी नहीं कहेगा, वो अपनी आइडेंटिटी ही लूज कर जाएंगे। और जो दूसरी बात आपने की थी, हाँ, टाइमिंग की, किसकी? टाइमिंग जी, टाइमिंग को लेकर जो हो रही है बात। टाइमिंग के देखिए, ये तो हम और आप यहाँ पॉलिटिकल कीड़े तो है नहीं, जिनको पॉलिटिक्स, मतलब जिनको राजनीति, पॉलिटिक्स दो तरह की होती है, इंटेलेक्चुअल पॉलिटिक्स, एकेडमिक पॉलिटिक्स, जो आप कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पॉलिटिक्स। एक होती है वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, कि वो एक दूसरे को डिस्क्रेडिट कर दो, वोट ले लो, जनता को कैसे कन्विंस करना है। तो वी आर नॉट इनटू इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। वो उनको जो करना है करें, उनको हक है। दिस इज हाउ द गेम इज प्लेड भाई, ये तो रूल ऑफ द गेम है। तो जिनको क्योंकि ये सारा मुद्दा जो है वो पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन से जुड़ा हुआ है। हर एक चीज को, वन नेशन वन इलेक्शन हुआ उसमें, चाहे यूसीसी के बारे में बात हो रही है, चाहे विमेन रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है, और अब उसमें ये भारत और इंडिया कंट्रोवर्सी जो कहा जा रहा है। हालांकि जैसे कि आपने कहा, ये एक इशू है, इससे कंट्रोवर्सी आगे जाके और इससे पॉलिटिक्स होगी, वो हम देखेंगे भी। चूंकि एक जागरूक नागरिक होने के नाते हम सबका ये फर्ज है कि जो भी आजकल चल रहा है देश में या दुनिया में, उससे हम अवेयर रहें, बजाय इसके कि आपस में बहस में उलझे। और बहस तो इतनी खौफनाक तरीके की हो रही है सर, कि मैं देख रही थी, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग हिस्ट्री लाकर रख रहे हैं,
जो आपने कहा ये कल्चरल रूट की बात है, आपको अपना कल्चर समझना होगा कि बेसिकली कहाँ से चीज शुरू हुई, किसने क्या नाम दिया और किसकी सहूलियत के हिसाब से किसने भारत का क्या नाम रखा। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, आर्टिकल 1 पढ़ेंगे तो वहां नेम नेम की जब बात करते हैं यूनियन एंड स्टेट्स की, तो वहां पर इंडिया दैट इज भारत है, तो अब वो चीज भारत दैट इज इंडिया हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपसे समझा कि इंडिया को नहीं भारत को प्रमोट करना है, उस शब्द को भारत, उसके पीछे की फीलिंग्स हैं, उसके पीछे कल्चर है, उसके पीछे पूरा देश है, तो इस चीज को आपको प्रमोट करना है। दूसरा, मैं वन इलेक्शन वन नेशन पे आपका जरूर आप इस पे थोड़ा रोशनी डालें, आपकी इसमें क्या ख्यालात हैं कि अगर ऐसा होता है तो क्या इसके फायदे या नुकसान आप क्या देख रहे हैं। मैं हालांकि एक आता हूँ बहुत वन बड़ा नेशन मुद्दा है, बहुत जी। मैं वन नेशन पे आता हूँ। आपने बहुत अच्छी बात की। आपको दो बात देखिए, अगर आप इंडियन हैं तो आप राजा भरत को नहीं जानेंगे, आप मरु देवी को नहीं जानेंगे, ऋषभ को नहीं जानेंगे, क्योंकि इंडिया तो रिवर इंडस से आ रहा है, समझिए इस चीज को। लेकिन आप भारतीय हैं तो भारतीय तो भरत की संतति है, राजा भरत के पिता का नाम मौजूद है, उनकी उनकी माता जी का नाम मौजूद है, आपको उससे जुड़ना ही पड़ेगा। आप इंडियन बन के राजा भरत को कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन आप भारत बन के राजा भरत को जान पाएंगे, मरु देवी को जान पाएंगे, ऋषभ को जान पाएंगे। आपको मैं एक और अगर यजुर्वेद का जो है वो पढ़ के सुना दूं, ततश्च भारतम वर्ष में तल्लो केशु गीयते भरताय यतः प्रीतम पित्रा दत्तम प्रतिष्ठता वनम। दैट मीन्स दिस कंट्री इज नोन एज भारतवर्ष सिंस द टाइम द फादर entrusted the kingdom of the son भारत and he himself went to the aesthetic practices, जो कि हमारे वन में जाने का था, आपको पता ही है, आप तो इंडियन है। तो पॉइंट ये कि आप अगर इंडियन बनेंगे तो आपको भारत कौन है, आप इंडिया की हिस्ट्री को नहीं जान पाएंगे। आप अगर इंडियन बनेंगे तो आप आक्रांताओं की हिस्ट्री को जानेंगे, हिंदुस्तान बनेंगे तो आप आक्रांताओं की हिस्ट्री को जानेंगे। यदि आप इंडियन हैं तो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो यानी आपको बनाने वाला ब्रिटेन है, यदि आप हिंदुस्तानी हैं तो आपको बनाने वाला तुर्क है, लेकिन यदि आप भारतीय हैं तो आपको बनाने वाले आपके लोग हैं। ये तो बिल्कुल होगा। हिंदुस्तानी कभी भी नहीं जान पाएगा कि राजा भरत कौन है, इंडियन कभी भी नहीं जान पाएगा कि राजा भरत कौन है, लेकिन भारतीय कोई अपने आप को भारत कहेगा तो उसको जाना ही पड़ेगा, जानने के लिए कि नमुआ कहां से आ रहा है। आप समझ रही मेरी बात? देयर इज अ हेल लॉट ऑफ अ डिफरेंस। रही बात कि दूसरा वन क्वेश्चन नेशन वन आपका था, इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन। पहले तो शुरू में ऐसा ही था और बाद में किसी वजह से वो नहीं हुआ, क्योंकि इमरजेंसी आ गई और बहुत से पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स टेक प्लेस किए, जिसकी वजह से कंटिन्यूटी ऑफ द इलेक्शन रोकना पड़ा। तो अगर आप वन नेशन वन इलेक्शन कराते हैं, जर्मनी में मैं था, वन नेशन वन इलेक्शन था। कई ऐसे, पाकिस्तान में वन नेशन वन इलेक्शन है कि वहाँ पे प्रोविंस और इसके दोनों इलेक्शन साथ साथ ही होते हैं। ऐसे कई देशों में ऐसी प्रैक्टिस की जाती है। तो ये मेरे ख्याल से इकोनॉमिकल है। और फिर उसमें यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन को डिफाइन करें, आप इलेक्शन किसको कह रहे हैं। क्या आप पंचायत से लेकर के सबसे बड़ी पंचायत यानी पंचायत से पार्लियामेंट तक के इलेक्शन को एक साथ कंडक्ट कराना चाहते हैं, तो आपको फिर लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा। जैसे जर्मनी में होता था कि जब आप इलेक्शन डालने जाएंगे बैलेट पेपर में तो 2 बैलेट होते थे, एक होता था जो आप सेंट्रल के लिए देते थे, दूसरा जो होता था आप स्टेट के लिए देते थे। तो उस हिसाब से आपको फिर जनता को ट्रेन करना पड़ेगा, उसी आपको इक्विपमेंट लाने पड़ेंगे। हालांकि वो तो दैट विल बी अ क्वेश्चन ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड स्ट्रक्चर, वो गवर्नमेंट अगर वो कर पाए तो ठीक है। मैं तो आई एम ऑल फॉर वन नेशन वन इलेक्शन। उसका पर्पज ये है कि लोगों को सहूलियत होती है, एक बार इलेक्शन में जाएं, वो कास्ट करके आए तो ज्यादा कास्टिंग होगी। अब कभी जब पंचायत वाला इलेक्शन हो रहा है तो कभी इसका इलेक्शन हो रहा है तो कभी उसका इलेक्शन हो रहा है, 30-35% इलेक्शन का रिजल्ट होता है हमारे यहाँ। इस पे इलेक्शन पार्टियां जीत जाती हैं और वो हो जाती हैं। तो डेमोक्रेसी तो तभी रिफ्लेक्ट होगी जब 100 में से कम 80-90% जाए वोट तो करें। हमारे यहाँ आपका जो यूनियन गवर्नमेंट है उसमें यानी पार्लियामेंट्री यानी जनरल इलेक्शन है, उसमें 60% 65% इलेक्शन होते हैं, लोग जाते ही नहीं। हाँ। तो 35% तो आप कह अगर रहे हैं वक्त और पैसे की बचत के लिए वन नेशन वन इलेक्शन बहुत जरूरी है। आई थिंक सो, बिकॉज वो दोनों तरीके से हो तो जाएगा हमारा ना। देश तैयार है सर, आपको लगता है कि देश तैयार है वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात हो रही देखिए, है। यूपीआई की जो स्टडी हुई, यूपीआई से जो मैंने सीखा, जो मोदी जी ने जब नोटबंदी करी, या नोट बंदी तो नहीं था, वो नोट रिन्यूअल जो किया, उससे एक बात तो समझ में आया कि इंडियंस आर वेरी स्मार्ट। आपको वो याद होगा पी चिदम्बरम साहब का वो स्टेटमेंट राज्यसभा में, और अक्सर चलता है कि आप इंडिया को डिजिटल इंडिया बनाने की बात कर रहे हो। वो कैसे कोई अगर गांव के किसी हाट में कोई एक महिला आलू बेच रही है
तो वो आलू बेचने वाले को कैसे पैसा देगी, उसके पास कोई, उस समय वो पीओएस मशीन ही सोच रहे थे जो जिससे क्रेडिट कार्ड आप घसते हैं, वो क्रेडिट कार्ड के लिए मशीन लाएगी कहाँ से, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से होगा, इंटरनेट कहाँ से होगा, ये अच्छे उन्होंने पॉइंट्स उठाए थे। लेकिन आप देखिए भारत के बच्चों का कमाल, पेटीएम ले आए साले, मैटर ही चेंज कर दिया। अब तो वो, अब एक दिन मेरे बनारस में दो मजेदार बातचीत हुई। एक वो आते हैं, वो हरी चादर लेकर के आते हैं, वो ना कि मस्जिद बनाने के लिए चंदा दीजिए, वो भी आते हैं हमारे यहाँ। और एक गाय वाले भी आए, दो गाय वाले के यहाँ पे लगा हुआ था वो पीओएस, क्या कहते हैं उसको, क्यूआर, वो दे दीजिए। इवन जो चंदा मस्जिद के लिए मांग रहे थे वो भी क्यों लेके आए हुए थे। तो लोग अडॉप्ट कर लेते हैं, बड़े शाणे हैं, आप लोगों को मूर्ख ना समझें। और डिजिटल पेमेंट ने जिंदगी इतनी आसान बना दी है, आपका तो मैं नहीं जानता, मैं नोट में रखता ही नहीं हूँ। मैंने नोट को देखे हुए, मैं इंडिया आया हूँ 2-2.5 महीने से, मैंने नोट ही नहीं देखे। मेरा गूगल पे डाउनलोडेड है, जहीं भी, आप भी मेरे ख्याल से यही करती होंगी, करेंसी लेके कोई नहीं जाता। बिल्कुल, हाँ। तो इसमें जिंदगी, अच्छा अब पहले देखिए कितना चोरी होने लगा था, बदमाशियां देखिए लोगों की, लोग इनोवेटिव हैं। आप सिनेमा हॉल में गई, आपने 140 रुपए का वो लिया, क्या नाम है, टिकट, और दिया 150 रुपए, तो कह रहा है 10 रुपए की टॉफी ले लो। अरे क्यों ले लो भैया 10 रुपए की टॉफी, हमें 10 रुपए दो। वो अजीब ही एक नाटक शुरू हो रखा था बीच में, जहां भी जाओ पान की दुकान पे वो टॉफी पकड़ा दे रहा है, वो पैसे देना ही नहीं चाह रहा आपको चेंज। और आप अगर टैक्सी वाले के पास जाए, उनको काफी वो प्रॉफिट होता छोड़े, है। ऑटो वाले टैक्सी वाले के पास जाए, पहले ही वो आपसे बोलेगा खुला है तो भी आओ, नहीं है तो बताओ। हैं, वो साले को अलग ही बवाल हुआ करता था कि हम खुला लेके चले, रिक्शा वाला कह रहा है तुम खुला लेके क्यों नहीं चलते हो, हम कह रहे गाड़ी तुम चल रहे, तुम खुला लेके क्यों नहीं चलते हो, ये लड़ाई झगड़ा हो रहा है। आज यूपीआई ने मैटर ही खत्म कर दिया, वो भी खुश है, आप भी खुश है। तो इंडियंस की उस पर शक ना करें, ये यूं समझेंगे, ये काम की बातें समझने में बड़े तेज लोग हैं, ये अब हजारों साल से ऐसे है भाई ये, तो मुझे इतना नहीं है, वो तुरंत अडॉप्ट कर जाएंगे। और आजकल का तो भैया गांव गांव में इंटरनेट ने अवेयरनेस पहुंचा दी है। हाँ, ये तो है। और वो सर बात करना जरूरी होता है कि क्या देश तैयार है। जब हम बात करते हैं तब हम सोचने लगते हैं, और जब हम थॉट प्रोसेस में आते हैं तभी हम चीजों को करने के लिए खुद को तैयार करते हैं। तो इसलिए डिस्कशन वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मैं एक बात सोच रही थी, जैसे आपने डिजिटल इंडिया की बात कही, तो क्या हम आगे आने वाले वक्त में देखेंगे डिजिटल इलेक्शन भी हो जाए। बहुत सारे लोग आज भी नहीं पहुंच पाते हैं इलेक्शन डे पे, उनका मिस हो जाता है वोट डालना। तो क्या इससे ज्यादा सहूलियत नहीं हो जाएगी, वन नेशन वन इलेक्शन की ही अगर हम बात कर रहे हैं, तो डिजिटल इलेक्शन हो जाए। क्वेश्चन आपका बहुत बढ़िया है, और ये बात कई बार हम लोग पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि कास्टिंग ऑफ वोट क्यों नहीं कर देते हैं थ्रू इलेक्शन, इंटरनेट से या ऐसे करके। उतना फुल प्रूफ ना, देखिए वर्चुअल वर्ल्ड में समस्या तो रहेगी ना। वर्चुअल वर्ल्ड जब तक आप इतना फुल प्रूफ ना बना लो, इतना ऐसी वेबसाइट ना हो कि एक पैसे, बिकॉज देखिए इलेक्शन में वोट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वोट का ट्रस्ट। आपको ये पता है कि मैंने वोट डाला है और ये वोट उसी को गया है, और वो जो वोट में लेके गवर्नमेंट आई है वो सब ट्रस्ट का काम है। क्योंकि आपने, यास्मीन जी, ये नहीं देखा मैंने किसको वोट दिया, और मैंने ये नहीं देखा आपने किसको वोट दिया है। और ना मैं आपसे पूछूंगा ना आप ये मुझसे पूछेंगे, क्योंकि ये हमारा अधिकार है कि हम किसको दे रहे हैं, हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। पॉइंट ये है कि अब अगर आपने जिसको कैंडिडेट को वोट दिया वो हार गया, बैलेट की इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पे, इंपॉर्टेंस ट्रस्ट की है। क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में बहुत जो प्रॉब्लम समस्या शुरू हुई, उस समस्या के जड़ में एक बहुत बड़ा कारण था, जब 1989 में बहुत और भी कारण थे, उन कारणों को मैं वो नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए 100 मतलब अगर उसमें 100% कारण हो, तो 10% का या 15% का कंट्रीब्यूशन, या उसको ट्रिगरिंग पॉइंट कह लें, वो भी था ना, जब आपने इलेक्शन को एक्सिक्यूट कर दिया उसके रिजल्ट को, और राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को विजेता बना दिया, जबकि वो नहीं आए हुए थे। तो वोट इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ट्रस्ट इंपॉर्टेंट है कि हाँ ये जो गवर्नमेंट आई है ये वाकई में मेजॉरिटी वोट लेकर के आई है। क्योंकि देखिए ये पूरा अटेम्प्ट किया जाता है कि क्रेडिबिलिटी ऑफ द जो गवर्नमेंट है उसको भी अटैक किया जाए। इसलिए बार बार क्वेश्चन उठाया जाता है कि ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम मशीन है ये बेकार है, ये ट्रस्टवर्दी नहीं है। लेकिन बाय एंड लार्ज लोगों का जो है 80% 90% लोग ट्रस्ट करते हैं उसके रिजल्ट पे, तभी गवर्नमेंट, नहीं तो लोग रिवोल्ट कर देंगे। गवर्नमेंट पावरफुल नहीं होती, लोग मानते हैं इसलिए गवर्नमेंट पावरफुल होती है। हम तुमको अपने ऊपर शासन करने का अधिकार देते हैं तब तुम्हारी शक्ति आती है। तो जिस दिन हमने वो अधिकार ले लिया खत्म हो जाएगा, देश में क्योस मच जाएगा। तो पॉइंट यही है कि आप अगर इसको वर्चुअल वर्ल्ड में ले जाएंगे तो क्या इतना फुल प्रूफ है कि वो हैकर से दूर रहे या उसको गवर्नमेंट मैनिपुलेट ना कर पाए।
इलेक्शन कमीशन एज एन इंडिपेंडेंट बॉडी उसके ऊपर 100% कंट्रोल रखे। ईवीएम को लेके इतने बवाल हो जाते हैं कि भाई हैक हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जबकि वो तो स्टैंड अलोन मशीन है और इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं है, बिकॉज इट दैट इज अ मशीन। इलेक्ट्रॉनिक है वो, उससे कम्युनिकेबल नहीं है वो मशीन, आप उससे ब्लूटूथ या किसी के तरीके कनेक्ट नहीं कर सकते। इट्स अ काइंड ऑफ अ कंप्यूटर कैलकुलेटर एट द मोस्ट, बट उस पर भी क्वेश्चन उठते हैं। तो ये दिस इज एन आइडिया एंड आई एम श्योर एवरीवन वांट्स कि 100% वोटिंग हो, ठीक है ना, ताकि रिफ्लेक्ट हो कि हमारे जो वोटर क्लास है वो क्या सोचता है किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के बारे में, या क्योंकि इंडिया तो वही होगा जो जो इलेक्शन रिजल्ट होगा। आई बिल्कुल। थिंक दैट लेकिन ये लोगों का विश्वास, ये है क्वेश्चन, मत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको ये विश्वास इंश्योर करना पड़ेगा कि लोग उस पर विश्वास करें उस रिजल्ट पे, एंड देन यू कैन ट्राई। अगर आप इतना एक फुल प्रूफ, इतना हाईली सिक्योर्ड अगर आप ला सकते हैं सिस्टम सिस्टम कि वो घर में बैठे दे दे, तो यू कैन ट्राई इट। अदरवाइज तो जब तक ये नहीं हो रहा है, आई वोंट से इट्स अ बैड आइडिया, आई वुड नॉट से इट्स अ गुड आइडिया। ये किया जा सकता है कि भाई इलेक्शन कमीशन जाए घर घर जा करके बोले हमारे सामने वोट दो, उसकी रिकॉर्डिंग होती रहे, लाइव टेलीकास्ट होता रहे, ऐसा कुछ हो तो भी आप बढ़ा सकते हो। अभी ये है कि भाई आप 2 किलोमीटर के एरिया में जाके एक वो खोल देते हो बूथ, लोगों को जाके देना होता है। कई लोग सोते रहते हैं कल जाएंगे, कल कहते हैं कौन बड़े 1 घंटे की भीड़ में जाए, धूप इतनी हो रही है। बिल्कुल। मेरे घर में तो आज तक कोई वोटे देने नहीं गया, कहा कि भीड़ में तो कौन धूप में जाए। मुझे पता है हमारे घर में आते थे वोट की, चलिए वोट दे दिए, हाँ शाम को जाएंगे, शाम को कोई नहीं जाता था वोट देने। क्यों? क्योंकि धूप में इतनी लाइन में कौन खड़ा होगा, ठीक है ना। तो वो अगर नंबर ऑफ वोटिंग बूथ बढ़ा दे, ये एक सोल्यूशन हो सकता है, ताकि भीड़ कम हो तो लोग इनकरेज किए जाएंगे। और ये भी देखें ड्यूरेशन, गर्मी में आप वोटिंग कराते हो, जब ये जनरल इलेक्शन होगा ये मई में होगा, अप्रैल मई में, क्योंकि मार्च में खत्म होगा 5 साल। तो अब भरी दोपहरिया में के जाई वोट देवे, हमारे यहाँ कहते हैं यार भरी दोपहरिया में के जाई यार जले बदे इन्हान गर्म, हमारे यहाँ मतलब बनारसी में ये इन्हान सरकार बनाई है, अमान जाके जलियों में हमें का लेवे के में नहीं जाते लोग। तो ये नहीं भी चाहते करें, बहुत सारे। टाइमिंग करें कि कौन से मौसम में हो रहा है, उसको आप थोड़ा बिल्कुल, खुशगवार मौसम रखें, जैसे रेनिंग ना बिल्कुल। हो। तो ये सब चीजें हो सकती जी। बिल्कुल, इन 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 छोटे-छोटे पॉइंट्स हालाँकि लग रहे होंगे, लेकिन इन सब पर भी सोचना चाहिए, तो जो प्रतिशत है लोगों का मतदान का, वो बढ़ेगा। अच्छा, ये फ़नी पार्ट लगता है, जो चूँकि आपने यहाँ ज़िक्र किया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, तो जिस भी स्टेट में जो पॉलिटिकल पार्टी ईवीएम पर क्वेश्चन कर रही होती है, अगर वो जीत जाती है, तो मुझे इतनी हँसी आती है, तो वो लोग खामोश हो जाते हैं। फिर वो एकदम ईवीएम को क्वेश्चन नहीं करते। तो यहाँ पर भी हम सब भारतीयों को जागरूक होना चाहिए कि ईवीएम पर तब बहुत सवाल किया जाता है, अगर उनको लगता है हार रहे हैं, और जैसे ही वो जीत गए, तो बस एकदम चुप्पी। फिर उनसे सवाल होते हैं, डिबेट्स होते हैं, और फिर मैं देखती हूँ न्यूज़ चैनल पर एक-दूसरे के ऊपर क्या-क्या डिबेट्स में अच्छी होता चीज है, होना होता है। चाहिए, बिल्कुल उनको उठाना बिल्कुल, चाहिए। अगर मन में बिल्कुल, रखेंगे ना तो दुविधा हो जाएगी। ये सबसे ना, ये सब चीजें हो रही है, इसका मतलब आप हेल्दी हैं। ईवीएम पे बिल्कुल, क्वेश्चन हो रहा है और डिबेट हो रहा है, आप हेल्दी हैं। अगर उठे क्वेश्चन और डिबेट ना हो, या क्वेश्चन ही ना उठे, तो समझिए कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल बिल्कुल। उठना चाहिए। लेकिन जनता को जागरूक होना चाहिए। जनता को मैनिपुलेट अगर कोई कर रहा है या ब्रेन वॉशिंग कर रहा है, तो यहाँ पर मुझे सतर्कता बहुत ज़रूरी लगती है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा भी है, देखो वहाँ ईवीएम में खेल हो गया, वरना तो वो वहाँ जीतता नहीं। बहुत सारे लोगों का ऐसा डिबेट मैंने देखा है, मैं ग्राउंड रियलिटी का बता रही हूँ सर। अच्छा, जाते-जाते आपका कुछ वक़्त हम थोड़ा-सा और लेंगे। बस एक लास्ट क्वेश्चन मेरा है, जी20 का आराम से फाइनल समिट हमारे यहाँ हो रहा है, और हमने देखा एक लंबा सफर तय करके एक ग्रुप ऑफ मीटिंग्स के बाद एक फाइनल मीटिंग जो है अब दिल्ली में हो रही है। ऐसे में चाइना जो है वो अपनी मक्कारियों और चालबाजी से तो खैर बाज आ ही नहीं रहा है। जिस तरह का हमने शुरुआत से एंड तक देखा, उन्हें तो वसुधैव कुटुंबकम पे भी बहुत प्रॉब्लम थी। जम्मू कश्मीर में टूरिज्म ग्रुप मीटिंग पे भी, अरुणाचल प्रदेश पे भी उन्होंने बहुत ऑब्जेक्शन किया। अब फाइनल मीटिंग में इनका खेल भी हम देख रहे हैं, मैप जिस तरह से दिखाया, नेपाल में बड़बोले बयान। तो ऐसे में आप देख रहे हैं कि कोई ज्वाइंट डिक्लेरेशन निकल कर आएगा? क्या वहां पर चाइना के अड़ंगे की वजह से ये जो हमारी सारी मेहनत है, तो उस पर कोई असर पड़ेगा? ये तो वक्त बताएगा, बट आई डोंट सी कि जॉइंट डिक्लेरेशन नहीं आएगा, ऐसा होना नहीं चाहिए। अब वो क्या उसका फॉर्मेट होगा, दैट माइट बी क्वेश्चनेबल थिंग। लेकिन ये कि देखिए चाइना क्यों नहीं आ रहे हैं, शी जिनपिंग वो पिछले कई दिनों से निकले नहीं है। अभी जैसे जो बाइडेन साहब को भी कोरोना हो गया था, आज ही कंफर्म हुआ है कि वो कोरोना नेगेटिव हुए हैं, तो वो ट्रैवल करने के लिए उन्होंने हामी भर दिया है। तो रीजंस तो कई हैं कि वो क्यों नहीं आ रहे हो। चाइना को ये पता है कि वो आप इंडिया को साइडलाइन करके नहीं एग्जिस्ट कर सकते, क्योंकि हर वो इम्पोर्टेंट फोरम अगर दोनों एक दूसरे को सैबोटाज ही करते रहेंगे, तो आप ब्रिक्स नहीं कंटिन्यू कर सकता, क्योंकि ब्रिक्स में चाइना और इंडिया है। शंघाई को ऑपरेशन नहीं कर सकता, बिकॉज कि शंघाई को ऑपरेशन में इंडिया और चाइना है। आप G20 को अगर नहीं फंक्शन होने के दोगे, तो फिर आप क्या भी नहीं है, इंडिया जाएगा। और इंडिया के बिना आज की डेट में कोई एक डिसीजन वर्ल्ड का नहीं लिया जा सकता। हाँ।
देखिए एक समय होता था कि यूरोप ने, रेडक्लिफ ने बैठ के यूरोप में लाइनें खींच दी और भारत डिवाइड हो गया। वो कभी आया भी नहीं इंडिया, उसने जहमत तक नहीं उठाई, उसने उसका नेचुरल सर्वे भी नहीं किया, उसने खाली पेन से ही खींच दिया लाइन, बोला ये आज से पाकिस्तान, ये इंडिया। तो वो पावर होता है ये, और G20 वही ग्रुप है जो दुनिया का मुस्तकबिल डिसाइड करेंगे। ये 150 लोग जो मिलेंगे, ये 8 बिलियन लोगों का मुस्तकबिल डिसाइड कर देंगे, क्योंकि इन्हीं के पास पावर है। बाकी हमारे आप जैसे लोग तो बस जो कह देंगे उसको हमें आपको फॉलो करना होगा, हमारे आप में इतनी क्षमता ही नहीं, ठीक है ना। तो अब ये पावर आज की डेट में इंडिया के बिना किसी भी का मुस्तकबिल हमारी पार्टिसिपेशन के, सहमति के नहीं बन सकता, बिना सहमति के। अगर हमसे आप सहमति नहीं ले रहे हो, हमारा पार्टिसिपेशन नहीं ले रहे हो, तो ये नहीं होगा। इसी यूरोप ने दुनिया को सिखाया, इसी वर्ल्ड ने यूरोप ने दुनिया को सिखाया, इंडिया पेगन है, इंडिया पॉलिटिकली हिस्ट्री नहीं है इनकी, ये लोग प्रिमिटिव लोग हैं। आज वही अमेरिका और यूरोप दुनिया को बता रहा है, और दुनिया अमेरिका रन द्वारा, अमेरिका और यूरोप के इंस्टीट्यूशंस जो हैं, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर तो नहीं यूरोसेंट्रिक है आज की डेट में, वो सारे क्या कहते हैं, 21st सेंचुरी इज इंडिया सेंचुरी। जेफ बेजोस का कमेंट है, वॉरेन बफे का कमेंट है, बिल गेट्स का कमेंट है, IMF की रिपोर्ट है, WTO की रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, सारे जितने ये जो है मर्चेंडाइज, गोल्डमैन सैक्स, ये वो जितने सब कह रहे हैं कमिंग सेंचुरी इज इंडिया सेंचुरी। कोई नहीं कह रहा कि ये चाइना की सेंचुरी है। ये भी एक रीजन हो सकता है चाइना की बौखलाहट का, वो जो भी हो, बट वो बेवकूफ नहीं है जो ये बात कह रहे हैं ये देख करके कि ये इंडिया की सेंचुरी है। कुछ दिख रहा है उनको, वो लोग पढ़ते लिखते हैं एनालिटिक, जो एनालिसिस उनको चाहिए इकोनॉमिक और इसकी, उसमें देख करके ही वो कह रहे हैं। वरना गोरों के बीच में मैं रहा हूं, आपकी तारीफ करने में उनके पेट में ऐसा दर्द उठता है जो आप सोच नहीं सकती, क्योंकि हम आप भूरे लोग हैं, कलर्ड है जिनको वो कहते हैं, समझ रही है ना। अगर जब आप कलर्ड के मुंह में, हलक में उंगली डाल के कहलवा रहे हो कि आने वाली सेंचुरी इंडिया की सेंचुरी है, तो आप सोच लीजिए। पहले ये कहते थे कि इंडिया एंड चाइना आर ग्रोइंग टुगेदर, चाइनाज ग्रोथ, चाइना ग्रोथ, लेकिन जब से अब देखिए चाइना जो, चूंकि चाइना साथ में लेके नहीं चलता सबको। देखिए प्रॉब्लम इंडिया और चाइना में बहुत सी ना कॉमन है। चाइना का भी बॉर्डर स्टेबल नहीं है विद ताइवान, उनके साथ वही है जो इंडिया कश्मीर के, इंडिया और पाकिस्तान का कश्मीर को लेकर, वही चाइना और ताइवान का है, ताइवान को लेकर के, ठीक है ना। उनका भी वो नहीं है। रशिया के साथ उनका बॉर्डर डिस्प्यूट बहुत है, व्लादिवोस्तोक पे उन्होंने अपना कमेंट ही ठोक दिया है। तो चाइना किसी के साथ नॉर्मल नहीं है। फिलीपींस के साथ उनका आइलैंड्स को लेकर के डिस्प्यूट चल रहा है, जापान के साथ उनको लेकर के डिस्प्यूट चल रहा है। सो चाइना का ग्रोथ इंक्लूसिव नहीं है, दुनिया उससे नहीं रिलेट कर पाती। चाइना, दुनिया इंडिया से रिलेट कर पाती है, और इंडिया इज ग्रोइंग ऑल्सो। कोई वेस्ट के एहसान पे हम ग्रो नहीं कर रहे हैं। वेस्ट ने तो हर वो कोशिश की हम ग्रो ना करें। वेस्ट ने तो इसरो को, आपने तो नंबी नारायण रॉकेटरी पिक्चर देखी होगी जो आर माधवन साहब ने बनाई है। नंबी नारायण साहब को जेल में भिजवा दिया था क्योंकि वो क्रायोजेनिक इंजन पे काम करके आए थे। वेस्ट ने क्या नहीं किया इंडिया के स्पेस प्रोग्राम को या इस इंडिया के डेवलपमेंट को रोकने के लिए। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आपका वक्त आता है तो कोई फोर्स दुनिया की आपको रोक नहीं सकती। ये भारत का वक्त आ चुका है। बिल्कुल, भारत का वक्त आ चुका है। बहुत शुक्रिया अभिषेक सर, आप हमारे साथ जुड़े और आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर अपनी राय रखी, और आई एम श्योर हमारे प्यारे व्यूवर्स को भी बहुत सारी चीजों में क्लैरिटी मिली होगी। किसी भी तरह की बहस में खुद को उलझाने की जरूरत नहीं है। अभी मैं देख भी रही हूँ बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही हैं, डिफरेंट चीजें आपके सामने आ रही हैं। हिस्ट्री से कोई कुछ उठा के दे रहा है, कोई कुछ बातें कर रहा है, लेकिन आपको इस वक्त जरूरत है कि आप सब और तहम्मुल के साथ सुने और आगे आने वाले वक्त में देखें कि भारत के हित में क्या है, उस पर वर्क होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। इन फ्यूचर हम दोबारा आपके साथ किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। जय हिंद। जय हिंद।